हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। आज के वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 में मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध वर्णमाला कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कि एक संबंध दे दिया एफ की फॉर्म में, एफ दिया है, ये इसका संबंध दिया है ना, द्वारा परिभाषित है। और दूसरा संबंध जी है, जी एक्स बराबर, ये जी की डेफिनेशन ये दे रखी है, द्वारा परिभाषित है। दर्शाइए कि क्यों f एक फलन है और g एक फलन नहीं है। रिलेशन के फंक्शन होने की शर्त अपन ने देखी थी कि फंक्शन जो है किसी एक पॉइंट पे दो इमेज नहीं दे सकता, है ना। मान लो कि ये सेट A है, डेफिनेशन क्या थी फंक्शन की सेट A के हर एलिमेंट की सेट B में केवल एक इमेज हो ना। फंक्शन में एक पॉइंट पे ये दो इमेज नहीं दे सकता, दो पॉइंट पे एक इमेज दे सकता, ये हो सकता है फंक्शन में ना। ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो मैं देखता हूं, पहले एफ की बात करते हैं आंसर में। चूंकि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, जीरो से बड़ा है x और 3 से छोटा और उसके बराबर, और 3 से बड़ा है x और उसके बराबर है, और 10 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो मैंने देखा कि x का मान जब 0 और 3 के बीच लूँ मैं, 0 और 3 के बीच लूँ, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर है ना। तो 0 और 3 के बीच में x की कोई भी वैल्यू रखूंगा तो एक्स स्क्वेयर क्या देगा, अलग अलग मान देगा। उसी तरह 3 और 10 के बीच में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 3x में। यहाँ 3 और 10 के बीच में कोई भी x का मान रखूँ तो 3x जो क्या है, अलग अलग मान देगा। देख लो, जैसे 3 रखूँ यहाँ पे तो 3 तिया 9, 4 रखूँ 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 तिया 21, है ना। सब जितने भी पॉइंट ये तो मैं सीधे सीधे ले रहा हूँ ना, बीच के भी पॉइंट जैसे 4.5, 3.5 कुछ भी लूँ तो सब पे अलग अलग मान देगा। तो मैंने देखा कि यार x बराबर 3 पे फंक्शन की दो डेफिनेशन है। x बराबर 3 पे ये भी फंक्शन की डेफिनेशन काम कर रही है और x बराबर 3 पे ये भी काम कर रही है ना। तो देखेंगे, चूंकि एट x इक्वल्स टू 3 एफ एक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर, व एफ एक्स क्या है, 3x, है ना। x बराबर 3 पर एफ एक्स की दो डेफिनेशन है, एक्स स्क्वेयर और 3x ना। तो दोनों में मैं x बराबर 3 रखूँगा, इसलिए f3 बराबर 3 की स्क्वेयर। तो f3 की वैल्यू कितनी है, 3 की स्क्वेयर 9, व f3 इसमें रखूँगा, इस वाली डेफिनेशन में 3 रखूँगा, तो 3 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, f3 बराबर कितने है, 9। तो आपने देखा कि फंक्शन की डेफिनेशन 3 पे भले ही अलग अलग है, लेकिन 3 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। मतलब 3 पे एक इमेज दे रहा है। f बराबर 3 पे f3 पे सेट A और सेट B में 3 पे एक इमेज है, वो क्या है, 9 है ना। चूंकि f3 इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या है, 3x इक्वल्स टू क्या है, 9। अतः एफ एक्स बराबर 3 पर केवल एक ही इमेज बना रहा है, इसलिए एफ एक्स एक फलन है ना। तो बोले सर अपन ने सिर्फ 3 पे क्यों चेक किया, 0 और 3 के बीच में क्यों नहीं चेक किया, 3 और 10 के बीच में क्यों नहीं चेक किया, है ना। देखो, नॉर्मली अपन फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ चेक करते हैं, जहाँ पे उसकी फंक्शन कहाँ चेक करते हैं, जहाँ पे उसकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। देखो 3 पे ये भी डेफिनेशन है और 3 पे ये भी है, जहाँ पे जिस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है उस पर चेक करते हैं ना। अब बात करते हैं जी एक्स की। वह जी एक्स इक्वल्स टू क्या है, जी एक्स हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वेयर, कब, जब 0 से बड़ा है और इक्वल्स टू और 2 से छोटा है x, 3x 2 से बड़ा है x और इक्वल्स टू और 10 से छोटा है। अब देखो इसकी डेफिनेशन किस पे ब्रेक हो रही है, देखो 0 से 2 के बीच में कोई भी मान रखूँ तो x की ये है डेफिनेशन फंक्शन की, है ना। और 2 और 10 के बीच में मान रखूँगा तो जी एक्स की फंक्शन की जी एक्स की डेफिनेशन क्या है, 3x है। ब्रेक कहाँ रही है, देखो 3 पे x बराबर 2 पर ये भी फंक्शन की डेफिनेशन है और ये भी फंक्शन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन होने का मतलब फंक्शन ये भी है और ये भी 2 पर है ना। तो उसी पे चेक करें, एट x इक्वल्स टू 2 जी एक्स इक्वल्स टू ये भी है एक्स स्क्वेयर, व जी एक्स इक्वल्स टू क्या है
3x भी है, इसलिए g2 बराबर 2 की स्क्वायर व g2 बराबर 3 × 2। तो g2 पे 2 की स्क्वायर 4 व g2 बराबर 3 × 2 6। मतलब देखो 2 पे x बराबर 2 पर ये जो gx है ये 2 वैल्यू दे रहा है, कितनी 4 और 6। देखो इस तरह से ये इस तरह की मैपिंग बना रही है ना, ये ए सेट मान लेता हूँ, ये भी ये 2 है, इस 2 पे 2 इमेज बना रहा है, एक तो 4 और एक 6। तो ये फंक्शन जब ये मैपिंग होती है, ये फंक्शन होता ही नहीं है, तो लिख देंगे चूंकि एट x = 2 g2 x = 2 2,4, इसे 2,4 व 2,6। देखो पहला x रखा 2 तो g कितना मान दे रहा है 4 दे रहा है, और x 2 रखा तो g कितना मान दे रहा है 4 दे रहा है, 6 दे रहा है। इसलिए 2 भिन्न भिन्न ऑर्डर्ड पेयर की सेम फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए g फलन नहीं है। ठीक है, ये अपन ने रीजन दे दिया कि g में ये जो 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं g में है और इन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट क्या हैं सेम है, तो ये जो है g जो है फंक्शन नहीं है। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि fx बराबर x² है तो f1.1 माइनस f1 अपॉन में 1.1 माइनस 1 का मान ज्ञात करो। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये डेरिवेटिव है, अभी अपन आगे चैप्टर में आएगा हमारे, है ना। अभी अपन डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ अपन इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो क्या है ना, तो देखो मुझे fx फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या दे रखी है वो लिखता हूँ पहले आंसर में, क्योंकि fx = x², इसलिए f1.1 माइनस f1 अपॉन में 1.1 माइनस 1 इक्वल्स टू, है ना। जैसे fx बराबर x² है तो f2 बराबर क्या होगा 2 की स्क्वायर, f10 बराबर क्या होगा 10 की स्क्वायर। उसी तरह से f1.1 क्या होगा तो 1.1 की स्क्वायर माइनस f1 क्या होगा 1 की स्क्वायर अपॉन में क्या है 1.1 माइनस 1। ठीक है, ऊपर देखो ये सरसमीका लग रही है a² माइनस b² क्या होती है a प्लस b a माइनस b अपॉन में क्या है 1.1 माइनस 1, है ना। a² माइनस b², a की जगह क्या है 1.1 और b की जगह क्या है 1, तो a प्लस b a माइनस b। ठीक है, ये देखो क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा 1.1 प्लस 1, तो कितना है 2.1। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फलन fx बराबर x² + 2x + 1 अपॉन x² माइनस 8x + 12 का प्रांत ज्ञात कीजिए। प्रांत मतलब फंक्शन में डोमेन की क्या डेफिनेशन है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच fx इज डिफाइन, है ना। डिफाइन होने का मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन दे रखा है ये सुपरिभाषित होना चाहिए ना, मतलब इसकी कोई रियल वैल्यू आनी चाहिए। और आपने देखा ये जो फंक्शन दे रखा है वो देखो इस फॉर्म में दे रखा है। देखो चूंकि fx मुझे क्या दे रखा है gx अपॉन में hx की फॉर्म में दे रखा है, जहां इसके डिफाइन होने की कंडीशन क्या है कि hx जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय फलन है जहां हर वाला जो फंक्शन है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो वही लिखेंगे अपन आंसर में, क्योंकि fx = x² + 2x + 1 अपॉन x² माइनस 8x + 12 fx के वास्तविक मान के लिए जो कौन सा नीचे वाला फंक्शन क्या है x² माइनस 8x + 12 बराबर नहीं होना चाहिए 0। fx जो है वो एक परिमेय फलन है, gx अपॉन hx की फॉर्म में है, और परिमेय फलन की कंडीशन क्या है कि नीचे वाला जो फंक्शन है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया, नीचे वाला पार्ट 0 हो गया, तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, वो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। मुझे अपरिभाषित नहीं चाहिए, सुपरिभाषित, है ना।
कोई रियल वैल्यू चाहिए। तो अब ये 0 के इक्वल नहीं होगा। अब ये द्विघात समीकरण है जो 0 के इक्वल नहीं है, इससे 2 रूट निकलेंगे, वही क्या है x की वैल्यू होंगी, वो x नहीं होना चाहिए ना। तो द्विघात समीकरण इसको सोल्व करते हैं। x स्क्वायर 6 दूनी 12 माइनस 2x माइनस 6x प्लस के 12 बराबर नहीं है 0। तो x माइनस 2 माइनस 6x माइनस 2 बराबर नहीं है 0, ये चलेगा, बराबर नहीं है 0 ना। x माइनस 2 और x माइनस 6 बराबर नहीं है 0। अब ये दोनों का गुणा जो 0 के बराबर नहीं है, तो x माइनस 2 बराबर नहीं है 0 एंड x माइनस 6 बराबर नहीं है 0। इन दोनों का गुणा 0 नहीं है, कब नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं 0 होना चाहिए, तो एंड लगाया इसीलिए ना। इससे क्या आया, इससे x क्या आया, x बराबर नहीं है 2 एंड x बराबर नहीं है 6। मतलब इस फंक्शन के डिफाइन होने के लिए x न तो 2 होना चाहिए न 6 होना चाहिए। 2 और 6 नहीं होगा तो और बाकी सारे मान होंगे, इसलिए प्रांत है ना, इसलिए डोमेन ऑफ fx इक्वल्स टू टोटल रियल नंबर में से क्या घटा देंगे, 2 और 6 का सेट है ना, 2 और 6 घटा देंगे, है ना। मैंने आपको बताया था इंट्रो पार्ट में भी, ये वाले ब्रैकेट मत लगा देना, है ना, ये लगाएंगे। तो ये इसकी क्या है, डोमेन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि fx इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन है fx जो है, f का प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। अगर f है ना, fx एक रियल फंक्शन है, वास्तविक फलन है, तो देखो क्या कंडीशन होती है, इसकी जो डोमेन है वो सबसेट और इक्वल्स टू रियल नंबर होती है, और कोडोमेन भी इसकी क्या होती है, वो सबसेट और इक्वल्स टू क्या होती है, रियल नंबर होती है। ठीक है, मतलब डोमेन रियल नंबर होने का मतलब क्या है, इसमें x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे वो कुछ ना कुछ रियल नंबर होगा, और जो fx की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, कोई ना कोई रियल नंबर आएगी, है ना। ये वास्तविक फलन है ना, चूंकि आंसर में लिखते हैं जो चीज़ दे रखी है वो लिखते हैं, fx इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1 व fx एक वास्तविक फलन है। ठीक है, अब अगर वास्तविक फलन है तो x का मान भी रियल नंबर और fx की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, एक रियल नंबर होगी। अब देखो fx जो फंक्शन है वो रूट फंक्शन है, रूट में कुछ ना कुछ दे रखा है। अब इस fx के रियल होने के लिए जो रूट आपको पता है 10th क्लास में पढ़ा है कि रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो 0 से छोटी आ गई, नेगेटिव आ गई तो काल्पनिक संख्याएं देगा, काल्पनिक मान देगा ना। तो इसके रियल वैल्यू होने के लिए इसका जो मान है वो 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना। इसलिए fx के परिभाषित होने के लिए क्या होगा, x माइनस 1 बराबर या बड़ा होगा किससे, 0 से। अब मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं 1, है ना, तो क्या होगा, देखो x माइनस 1 था, मैंने 1 जोड़ा और दोनों तरफ 1 जोड़ूंगा तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1। तो देखो ये कट जाएगा, x बड़ा है 1 से। मतलब x का जो मान मुझे रखना है, मुझे प्रांत और परिसर डोमेन में, मतलब x का मान चाहिए, रेंज मतलब fx का मान चाहिए ना। प्रांत मतलब x का मान और परिसर मतलब fx का मान। तो प्रांत का मुझे पता चल गया कि x का जो मान रखना है मुझे 1 या 1 से क्या रखना है, बड़ा, है ना। इसलिए डोमेन ऑफ fx इक्वल्स टू क्या है, 1 रखना है, 1 से बड़ा, कहाँ तक, अनंत तक। इस पे कौन सा लगेगा, 1 शामिल है, देखो 1 या 1 से बड़ा, 1 शामिल है तो क्लोज इंटरवल, और अनंत पे क्या था हमेशा, ओपन इंटरवल। तो ये है इसकी डोमेन। अब निकालने है मुझे रेंज, तो फॉर रेंज निकालने का वही तरीका, जो भी फंक्शन दे रखा है पहले उसको अपन क्या मानेंगे, y मानेंगे, y इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1, है ना। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालेंगे y की टर्म में, तो दोनों तरफ पहले क्या करेंगे, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या जाएगा इधर, तो वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। अब ये एक इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो देखो क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, x का मान क्या आया, x का मान क्या आया, x की वैल्यू मैंने निकाल ली, क्या आई, वाई स्क्वेयर प्लस 1। अब यहाँ पे आके x पे देखनी है मुझे कंडीशन, समीकरण मानो तो मान लो, नहीं मानो तो मान लो, इसको मान लो, ऐसा समीकरण नंबर 1, है ना। चूंकि
x जो है बड़ा है 1 से। x पे कोई ना कोई कंडीशन आपको गिवन होगी, ये देखो यहाँ मैंने गिवन होगी या निकाली मैंने। x का मान जो है क्या 1 से क्या है बड़ा है, कहाँ से लिखा 1 से बाय फर्स्ट है ना। तो अब x की वैल्यू ये है तो यही रख दूंगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 बड़ा है और इक्वल है बराबर 1 से है ना। अब देखो ये y का मान मुझे चाहिए तो दोनों तरफ 1 घटाऊंगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 असमीका की प्रॉपर्टी है ना, दोनों तरफ कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ कोई सी भी वैल्यू घटा सकते हैं, असमीका की प्रॉपर्टी है। दोनों तरफ किसी भी धनात्मक संख्या से गुणा कर सकते हैं, ऋणात्मक संख्या से नहीं कर सकते ना, अभी आएगी तो देखेंगे आगे। तो मैंने अभी दोनों तरफ मैं 1 घटा रहा हूँ -1, तो देखो इधर क्या बचा वाई स्क्वायर बड़ा है 0 से है ना। देखो 1 में से 1 गया वाई बचा और 1 में से 1 गया तो 0 है ना, तो इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, तो y बड़ा है किससे 0 से है उसके बराबर है, इसलिए रेंज ऑफ f(x) इक्वल्स टू 0 शामिल है 0 से बड़ा और कितना बड़ा अनंत तक। चेक करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 4 प्रांत है 1 से अनंत तक। हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि f(x) इक्वल्स टू मोड x माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। ये जो फंक्शन दे रखा है ये भी क्या है, एक रियल फंक्शन है। रियल रियल फंक्शन का नाम आते ही, वास्तविक फलन का नाम आते ही आपके दिमाग में आ गया कि x का मान भी एक रियल वैल्यू आएगी रखनी है और y का मान भी, मतलब f(x) की वैल्यू भी क्या आएगी, एक रियल वैल्यू आएगी है ना। तो पहले जो दे रखी है चीजें वो लिखते हैं आंसर में। क्योंकि f(x) इक्वल्स टू मोड x माइनस 1 व f(x) एक वास्तविक फलन है। अब देखो f(x) जो है मोड फंक्शन है और आप देखो कि x की जगह कोई भी रियल वैल्यू रखूं, आपको पता है कि मोड फंक्शन जो वैल्यू देता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होती है 0 है ना। मोड के अंदर जो भी वैल्यू मैं रियल वैल्यू रखूंगा उसका मान हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो मोड के अंदर x की जगह मैं कुछ भी रखूं, कोई भी रियल वैल्यू रख के देखो, इसका मान क्या आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। और प्लस में आने का मतलब क्या, कोई ना कोई रियल वैल्यू दे रहा है ना। तो वही बात लिखूंगा, चूंकि x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए f(x) इक्वल्स टू मोड x माइनस 1 परिभाषित है, इसलिए f(x) का प्रांत डोमेन ऑफ f(x) इक्वल्स टू कितनी है, ऑल रियल नंबर। ठीक है। अब देखो ये तो आगे इसकी प्रांत है ना, वह x के किसी भी वास्तविक मान के लिए मोड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, बोले सर 0 कब होगा, जब x की जगह मैं 1 रख दूंगा, एक रियल मान है ना, संख्या 1 रख दूंगा x की जगह तो रियल वैल्यू है। 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, और 0 का मोड क्या होगा, 0, तो 0 हो सकता है। उसके अलावा कुछ भी रख दो आप, एक के अलावा कुछ भी रखेंगे तो जो भी ये फंक्शन वैल्यू, ये जो मोड वाली अंदर वाली क्वांटिटी जो भी मान देगी मुझे 0 से क्या होगा, बड़ा होगा है ना। और ये क्या है, ये क्या है, मोड x माइनस 1 क्या है, f(x) से देख लो, बड़ा होगा किससे, 0 से। इसलिए f(x) का परिसर या रेंज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, और कहाँ तक, अनंत तक। 0 पे क्लोज इंटरवल क्योंकि 0 शामिल है, और बड़ा कितना, अनंत तक बड़ा। और अनंत पे हमेशा कौन सा इंटरवल ब्रैकेट लगता है, इंटरवल लगता है, ओपन इंटरवल। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मान लीजिए कि f इक्वल्स टू क्या दे दिया, x, x² अपॉन 1 + x², x बिलोंग्स टू r। r से r में एक फलन है। r से r में फलन होने का मतलब क्या है कि एक रियल फंक्शन है। तो f का परिसर निर्धारित कीजिए। f की मुझे क्या ज्ञात करनी है, रेंज ज्ञात करनी है। कई बच्चे इस फंक्शन को देख के सोचते हैं यार
सर ये क्या दे रखा है हमें, तो देखो ये यूं भी दे सकता था, घबराने वाली बात नहीं है, वो यूं भी दे सकता था कि f बराबर x, y सच दैट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² और x बिलोंग्स टू r व y बिलोंग्स टू r। ये यूं भी दे सकता था कि f इक्वल्स टू x, fx such that fx equals to x²/1+x², x belongs to r where fx belongs to r। ये यूं भी दे सकता था। देखो ये जो है इसमें अलग करके लिख दिया कि है ना, जो फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें इसमें तो अलग करके लिख दिया और इसमें उसने ब्रैकेट के अंदर ही दे दी कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये है कि fx बराबर क्या है, x²+1+x² है ना। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये दे दे तो भी ये बात है और ये दे दे तो भी यही बात है। ये जो है इसमें इन दोनों में अलग से fx की डेफिनेशन दे दी, ये y की फॉर्म में दे दी है ना, और इसमें सुविधा उसने ब्रैकेट के अंदर दे दी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो मुझे इसका परिसर निर्धारित करना है, रेंज ज्ञात करनी है। तो पहले जो फंक्शन दे रखा है वो लिख देते हैं चूंकि आंसर में, चूंकि f जो है r से r में है फंक्शन, वह fx इक्वल्स टू x, x²+1+x² such that x belongs to r, ठीक है। रेंज परिसर ज्ञात करने का मेरे पास वही तरीका है, जो भी फंक्शन दे रखा है पहले उसको मैं y मानूंगा है ना, चूंकि फॉर रेंज लिख देते हैं, फॉर रेंज ऑफ fx। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, y इक्वल्स टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x²/1+x² है ना। अब क्या करना है कि मुझे मैं x की वैल्यू ज्ञात करूंगा y की टर्म में। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लूंगा, तो देखो तिरछा गुणा करूंगा तो y ब्रैकेट में 1+x² इक्वल्स टू क्या जाएगा x², अंदर गुणा करूंगा तो देखो क्या आएगा y प्लस x²y इक्वल्स टू x² है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, y माना, फिर मैं x की वैल्यू निकालूंगा y की टर्म में है ना। तो देखो क्या आएगा, मैं x एक तरफ करता हूँ पहले, देखो ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर क्या बचा y इक्वल्स टू x² माइनस x²y, तो y इक्वल्स टू इन दोनों में से x² कॉमन आ गया 1 माइनस y, ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब ये गणना जिसको नहीं आ रही थोड़ा सा दिमाग में, आसान काम है, ऐसे बहुत बार आपने किया है 10th क्लास में भी। पहले तिरछा गुणा किया, देखो ये कर दिया ना, फिर मैंने x एक तरफ किया, कर दिया, देखो अब y जो है इधर बट्टा में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा x² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x² इक्वल्स टू y/1 माइनस y, ठीक है। अब इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो अंडर रूट, तो x बराबर अंडर रूट में y/1 माइनस y है ना। ये आ गया, x का मान आ गया y की टर्म में। अब देखना है x पे कंडीशन, x पे कंडीशन क्या है, रियल नंबर है, x के रियल होने के लिए, x का मान रियल होने के लिए ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी, वही अंडर रूट में आ गया ना। तो वही लिखूंगा पहले, क्योंकि x के रियल वैल्यू के लिए y/1 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ना, अब आप सोच रहे होंगे कि इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में, और y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा 0 या उससे बड़ा है ना। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। ये अपन समीकरण होती ना, यूं ही होता, y/1 माइनस y इक्वल्स टू 0 होता, ये समीकरण होती, तो उधर चला जाता तो क्या आता, y बराबर 0। लेकिन ये समीकरण नहीं है, ये क्या है, असमीका है। असमीका में अपन यूं तिरछा गुणा अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो असमीका की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ये किसी दोनों तरफ, असमीका के दोनों तरफ किसी भी धनात्मक संख्या से गुणा कर सकता हूं। अभी मुझे पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, पहले इसको मैं धनात्मक बना दूं तो हट जाएगा। धनात्मक बनाने के लिए इसका क्या कर दूंगा, स्क्वायर बनाऊंगा। स्क्वायर आपको पता है किसी भी संख्या का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे किससे गुणा कर रहा हूं, 1 माइनस वाई से। तो देखो क्या किया मैंने, y/1 माइनस y तो पड़ा था ये रहा है ना। मैंने क्या किया,
ऊपर भी 1 माइनस वाई से गुणा कर दिया, नीचे भी 1 माइनस वाई से गुणा कर दिया, और इधर ये पड़ा है। एक साइड में कुछ भी अपनी मर्जी से ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूँ, देखो कट जाएगा ये निशान वो का वो। देखो मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाऊंगा, और मुझे पता है कि होल स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर जो भी क्वांटिटी है स्क्वायर बन के वो क्या हमेशा क्या देगी, पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो देखो क्या हुआ, y 1 माइनस वाई और 1 माइनस वाई की होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये जो क्वांटिटी है नीचे वाली क्या है, क्या है, धनात्मक संख्या है। अब मैं दोनों तरफ 1 माइनस वाई स्क्वायर से गुणा करूंगा, तो लिख रहा हूं मैं दोनों तरफ 1 माइनस वाई स्क्वायर से 1 माइनस वाई की होल स्क्वायर से गुणा करने पर। तो इधर तो गुणा करूंगा, देखो यहाँ गुणा करूंगा तो ये कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, y 1 माइनस वाई बड़ा है 0 से, और इधर 0 से किसी को भी गुणा करूंगा तो अट जाएगा ना। अब देखो ये द्विघात असमी का है, इससे दो वैल्यू आएंगे है ना। इसको मैं हल करने का तरीका क्या है कि पहले इससे y की वैल्यू निकालूंगा, उसको नंबर लाइन पे दिखाऊंगा। तो इससे देखो यहाँ y बराबर 0, पहले इसको मैं 0 के बराबर मान लूंगा, इसको नंबर 1 y माइनस 1 माइनस वाई बराबर 0 बराबर मानूंगा 0 से, इससे y की वैल्यू निकालूंगा। देखो मैं तो इससे क्या आया, y बराबर 0 या क्या आया 1 माइनस वाई बराबर 0, इससे y की वैल्यू 0 आई, या क्या आई, y की वैल्यू 1 आई। नंबर लाइन पे शो करेंगे 0 1, नंबर लाइन के इसने कितने हिस्से कर दिए, इधर क्या है माइनस अनंत और इधर क्या है प्लस अनंत, है ना। अब आपने देखा कि ये जो दो वैल्यू आई y की, इसने नंबर लाइन के 3 हिस्से कर दिए, 1 2 और 3, है ना। इन तीनों हिस्सों के नंबर इस असमीका में मैं रख के देखूंगा, असमीका नंबर 1 में जो सत्य है या असत्य। देखो 0 से छोटी कोई वैल्यू रखूँ, -1 रखा, ये माइनस का 1 और ये 0 या 0 से छोटा रखा मैंने, -2 रख दिया, मान लो कितना रख दिया, -2। तो देखो -2 और यहाँ मैं माइनस का 1 रख दे, -2 रखूँगा तो ये 1 माइनस ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस देख लो, ये हल करके देख लो, -2 1 + 2, क्योंकि यहाँ -2 रखूँगा तो 1 माइनस ये प्लस कर देंगे, है ना। तो क्या आएगा -6। ये इधर क्या आ रहा है, -0 से छोटी आ रही है, लेकिन ये असमी का क्या कह रही है, बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, असत्य। 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू रखूँ, 0.5 रखूँ, प्लस का 0.5, ये प्लस की वैल्यू देगा, प्लस 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 होगा, प्लस का मतलब क्या 0 या 0 से बड़ी, ये बात सत्य है। 0 से 1 से बड़ा 2 मान रखूँ, यहाँ 2 रखूँगा तो ये 2 1 माइनस 2 माइनस का देगा, तो ये क्या देगा, असत्य, है ना। तो अब ये हल 0 पे देखो 0 रखूँ तो इक्वल्स टू का साइन है, तो 0 रखने पे सत्य होगा और 1 रखने पे भी क्या होगा, सत्य, है ना। इसलिए y बिलोंग्स टू क्या आया, 0,1, है ना। मतलब 0 भी है और 1 भी हो सकता है। और कोई कंडीशन है कि देखो यहाँ अगर समय इसको 1 नंबर मानते हैं और इसको नंबर 2, है ना। और हाँ ठीक है, अब y का मान नंबर 2 से मुझे क्या पता चला कि y का मान 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। और यहाँ नंबर 1 में मैंने देखा कि y का मान अगर मैं 1 रख दूँ तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। ये तो अपरिभाषित हो जाएगा, x का मान रियल वैल्यू नहीं आएगी, है ना। तो बाय फर्स्ट y नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। आपने बता दिया कि 1 से y जो है 1 नहीं हो सकता। इस समय असमीकरण नंबर 1 से आपने क्या बताया कि y 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 हो गया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, किसी के अपोन में 0 है अनंत, और ये क्या है, रियल वैल्यू नहीं देगा, है ना। इसलिए y बिलोंग्स टू 0 हो सकता है और 1 नहीं होगा। 1 नहीं होने का मतलब 1 पे क्लोज ओपन इंटरवल, है ना। इसलिए रेंज ऑफ f(x) इक्वल्स टू क्या है, 0 से 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो पहले फंक्शन दिया था, रेंज ज्ञात करने के लिए जो फंक्शन दे रखा उसको मैं y मान लूंगा, फिर मैं तिरछा गुणा करके x की वैल्यू निकालूंगा y की टर्म में, है ना। x की वैल्यू निकलने के बाद मैं देखूंगा कि y पे कंडीशन क्या थी, y पे कंडीशन क्या थी, x पे कंडीशन क्या थी, x रियल नंबर होना चाहिए। तो x के रियल नंबर होने के लिए इसके अंदर वाली जो क्वांटिटी है, रूट के अंदर वाली 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये एक असमीका थी, इसको हल करने का यहाँ पे देखो असमीका के गुणधर्म लगे कि धनात्मक संख्या है तो इसको दोनों तरफ मैं गुणा कर सकता हूँ। अभी मुझे यहाँ मैं गुणा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं कि धनात्मक है ऋणात्मक।
मैंने इसका क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। और आपको पता है किसी का भी स्क्वायर क्या होता है, धनात्मक होता है। तो फिर मैंने दोनों तरफ इससे गुणा करके ये हट गया ना। फिर इससे मैंने y की वैल्यू निकाली, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। आपने ऐसे समीकरण नंबर 1 में देखा कि अगर y का मान 1 रख दूंगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, x रियल वैल्यू नहीं देगा, मतलब 1 नहीं हो सकता y। तो फिर y की वैल्यू क्या आई, 0 से 1 के बीच में, और 1 शामिल जिसमें नहीं है और 0 शामिल है। तो ये इसकी क्या है, रेंज है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मान लीजिए कि f और g R से R में डिफाइन दो फंक्शन है, मतलब रियल फंक्शन है। एफ एक्स की डेफिनेशन क्या दी कि x प्लस 1 है, और जी एक्स की डेफिनेशन क्या है कि 2x माइनस 3 है। तो f प्लस जी, f माइनस जी और f अपॉन जी ज्ञात कीजिए। ये सिंपल एलजेब्रा पूछिए अपने फंक्शन पे, जो एलजेब्रा है वो ज्ञात करनी है ना। तो जो चीज़ें दे रखी है पहले वो लिखते हैं, चूंकि f एंड g सीधा लिख दो, f जो R से R में डिफाइन है, वह g भी R से R में डिफाइन है। वह एफ एक्स इक्वल्स टू कितना दिया, x प्लस 1, और जी एक्स इक्वल्स टू कितना दिया, 2x माइनस 3, है ना। इसलिए f प्लस जी एक्स, मुझे पहले f प्लस जी चाहिए ना, x लगाऊंगा इसके साथ, तो क्या होगा वो एफ एक्स प्लस जी एक्स। सिंपल एलजेब्रा है। तो एफ एक्स का मान कितना है, x प्लस 1, प्लस जी एक्स का मान कितना है, 2x माइनस 3। तो ये सेम जो समान पद हैं हल हो जाएंगे ना। 2x और x समान पद हैं तो कितने हो जाएंगे, 3x, और 1 में से 3 गए तो 2। समान पद कैसे देखते हैं, पहले चर समान और फिर चरों की घातें समान। तो f प्लस जी एक्स क्या आया मेरा, 3x माइनस 2। इसी तरह f माइनस जी भी चाहिए, f माइनस जी एक्स इक्वल्स क्या आएगा, एफ एक्स माइनस के जी एक्स। ये सिंपल अलजेब्रा माइनस की ना। तो एफ एक्स का मान कितना है, x प्लस 1 माइनस जी एक्स का मान कितना है, 2x माइनस 3। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन करूँगा तो इस ब्रैकेट के आगे प्लस ऐसा कैसा खुल जाएगा, इस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो निशान चेंज, माइनस 2x प्लस का 3। तो ये दोनों प्लस किया, 3 और 1 कितने हो गए 4, और x में से 2x गए तो कितने बचे x, 4 माइनस x। ये f माइनस जी एक्स आ गया। अब चाहिए मुझे f अपॉन जी, है ना। वह f अपॉन जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स का मान कितना है, x प्लस 1, और जी एक्स का मान कितना है, 2x माइनस 3, जहाँ नीचे वाला फंक्शन 2x माइनस 3 बराबर नहीं होना चाहिए 0। इससे x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर नहीं होना चाहिए 3/2। ये आ गया f अपॉन जी एक्स, है ना। x प्लस 1 और 2x माइनस 3। ये इस पर कंडीशन भी है, क्योंकि ये परिमेय फलन है, और परिमेय फलन होने के लिए नीचे वाला मान 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला फंक्शन 0 कब नहीं होगा, जब x नहीं होगा किसके, 3/2 के बराबर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मान लीजिए कि f जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। देखो ये दे रखा है ना, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, z से z में एफ एक्स बराबर एक्स प्लस बी द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहां a और b कोई पूर्णांक है। तो a और b को निर्धारित कीजिए। सेम ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 20 है। सेम ऐसा कैसा अपने उसको लीनियर इक्वेशन दिए, उसने बोला रैखिक फलन है, तो ए m और c का मान ज्ञात करो ना। सेम क्वेश्चन था। देखो क्या जो चीज़ दे रखी है लिखते हैं आंसर में, चूंकि f इक्वल्स टू 1,1 2,3 0,-1 और -1,-3। उसमें अपन से उसने क्या पूछा था कि f जो है एक रैखिक फलन है, तो f(x) ज्ञात करो, है ना। फिर अपन ने रैखिक फलन माना था और फिर ज्ञात किया था। इसमें दे रखी हैं बहुत सारी चीज़ें। वह f जो है z से z में है, और f(x) बराबर क्या दे दिया, ax प्लस b दे दिया, है ना। अब ये सारे ऑर्डर्ड पेयर जो है f में है, इस f में है, मतलब इस f को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सारे ऑर्डर्ड पेयर की जो मान है वो इस f को क्या करेंगे, सेटिस्फाई, क्योंकि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसी में से निकल के आए हैं, इस फंक्शन में से ये निकल के आए हैं, है ना। तो जो आसान काम है वही करेंगे अपन, चूंकि 1,1 बिलोंग्स टू f, इसलिए इसको नंबर 1 मान लेते हैं ना। एफ एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं, 1,
दूसरा जो मान है वो एफ एक्स का, पहला जो मान है एक्स का, तो बराबर क्या है ए इंटू 1 प्लस बी, कहाँ से लिखा आपने 1 से, है ना। तो क्या है 1 बराबर क्या है ए प्लस बी। नंबर 2 वह ये ऑर्डर्ड पेयर काम में ले लिया। अब ये दूसरा आसान देखो काम है, 0,-1 बिलोंग्स टू क्या है एफ। इसलिए अब इसी फंक्शन में वो रखूँगा एक्स की जगह तो 0 और एफ एक्स की जगह -1, तो -1 बराबर ए इंटू 0 प्लस बी, कहाँ से 1 से, तो ये तो 0 हो गया, है ना। तो b बराबर कितना आया -1, b बराबर कितना आया -1, b का मान 2 में रख देंगे, b का मान 2 में रखने पर 2 क्या कहती है देखो, 1 बराबर a प्लस -1, है ना। b का मान कितना रखूँगा -1, ये प्लस इंटू माइनस माइनस इधर आएगा तो प्लस में, तो a बराबर कितना आया 2, ये a का मान है, ये b का मान है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि r जो है उसमें ऑर्डर्ड पेयर है a, b, और a और b दोनों नेचुरल नंबर से हैं तथा a बराबर है b की स्क्वायर द्वारा परिभाषित n से n में एक संबंध r है। r एक रिलेशन दे रखा है जो n से n में डिफाइन है, और जो ऑर्डर्ड पेयर है उनमें दोनों एलिमेंट में संबंध क्या है कि पहला एलिमेंट जो है दूसरे के स्क्वायर के बराबर है। तो क्या निम्नलिखित कथन सत्य है क्या? देखो a, बिलोंग्स टू r, सभी a के लिए a, है क्या इसमें a, b, दूसरे में क्या पूछा है a, b बिलोंग्स टू r है, तो क्या b, a भी बिलोंग्स टू r है क्या, ये आपसे पूछ रहा है। a, b बिलोंग्स टू r और b, c बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब ये है क्या कि a, c भी r में है ना। अपने प्रत्येक दिशा में अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, है ना। आपसे पूछ रहे कि क्या ये कथन सत्य हैं या असत्य हैं। देखो सत्य हैं तो स्टेटमेंट देंगे, असत्य है तो कोई ना कोई उदाहरण देंगे, है ना। तो पहले अपन जो चीजें दे रखी हैं वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि r जो है n से n में डिफाइन है, n से n में, ये रिलेशन है, रियल नंबर नहीं, रिलेशन है जो n से n में डिफाइन है। आर की डेफिनेशन क्या दे रखी है, इस आर में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिनमें दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से, तथा पहला एलिमेंट जो होगा दूसरे के स्क्वायर के बराबर होगा। सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल विविध में एग्जाम्पल नंबर 19 किया था अपन ने, उसमें तो उसने बोला था कि सिद्ध करो, है ना। सिद्ध करो, ये जो बातें थी सिद्ध करनी थी। सिद्ध करने का मतलब क्या, वो सत्य थी और आपने सीधी सीधी सत्य सिद्ध कर दी। इसमें आपसे पूछा कि सत्य है सत्य है, अभी आपको पता नहीं है तो आप सोच विचार के, है ना, कोई एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। अब देखो संबंध क्या है कि a और b दोनों नेचुरल नंबर से होने चाहिए, है ना, और पहला एलिमेंट जो है दूसरे का क्या होगा, स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ क्या रहा है कि कोई भी एलिमेंट लूं, a की जगह भी वही लूं और b की जगह भी वही लूं, दोनों वही लेके क्या वो इस रिलेशन के अंतर्गत हैं क्या। तो आप देखो, आपने देखा कि एक बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर में से लेने हैं, और एक बराबर है 1 के स्क्वायर के बराबर है, तो 1 बराबर क्या आ गया 1, तो मतलब 1,1 बिलोंग्स टू क्या है, r है। 1,1 इस रिलेशन के अंतर्गत एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप बोलोगे ये बात क्या है, सत्य है। लेकिन उसने क्या बोला, सभी a बिलोंग्स टू n के लिए मुझे चेक करना है, सभी a बिलोंग्स टू n। सिर्फ आपने तो अभी 1 के लिए चेक किया है, 2 के लिए चेक करके देखते हैं ना। तो 2 के लिए देखते हैं, सीधी सी बात है, 2 जो है 2 के स्क्वायर के बराबर कैसे होगा, है ना। तो एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, क्योंकि 2 बिलोंग्स टू n और 2 बराबर नहीं है 2 की स्क्वायर के, 2 बराबर नहीं है। बोले सर आपने कैसे लिखा, ये डेफिनेशन से, a को मैं लेना न था, है ना मेरे को, तो मैं डेफिनेशन लगा रहा हूँ कि 2 बराबर नहीं है 2 की स्क्वायर के। 1,1 यहाँ एक b की जगह भी ये रखूँ तो क्या जगह, a बराबर क्या जगह a स्क्वायर, है ना। तो 2 बराबर नहीं है 2 की स्क्वायर के, इसका मतलब क्या हुआ, 2,2 बिलोंग्स टू 2,2 जो है ऑर्डर्ड पेयर है वो r के अंतर्गत उसमें नहीं है। इसलिए ये कथन, ये क्या है, ये कथन कौन सा, a, बिलोंग्स टू r, सभी a बिलोंग्स टू n के लिए क्या है, असत्य है। सभी के लिए असत्य, क्योंकि मैंने n में से एक एलिमेंट कौन सा लिया, 2, उसके लिए क्या हो गया, असत्य होगा। तो सभी के लिए
किसी एक के लिए असत्य होगा तो सभी के उसने पूछा सभी n के लिए सत्य है क्या, उनमें से आपको एक मिल गया तो सभी के लिए सत्य नहीं हो ना, आपने ढूंढ के दे दिया। वो 2 ले लो, आप 3 ले लो, 4 ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो ना। इसका सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है कि a, b बिलोंग्स टू r का तात्पर्य है कि b, a भी बिलोंग्स टू r है। मतलब a, b बिलोंग्स टू r है तो हमें देखना है कि b, a बिलोंग्स टू r है या नहीं है। देखो तो मानते हैं, माना a मान लिया मैंने 4 और b मान लिया 2, बिलोंग्स टू क्या है n। a और b नेचुरल नंबर में से 2 एलिमेंट माने a 4 और b 2। नेचुरल नंबर में से क्यों, क्योंकि n से n में है ना रिलेशन। तो बोले सर 4 और 2 ही क्यों माने, देखो मुझे मेरे दिमाग में चल रहा है कि a जो है b का स्क्वायर है, मतलब a जो है b का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है, a, b बिलोंग्स टू r है। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, क्योंकि 4, 2 बिलोंग्स टू है r। क्यों है, क्योंकि 4 जो है 2 की स्क्वायर के बराबर है। परंतु 2, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू r। बोले सर क्यों, क्योंकि 2 जो है 4 की स्क्वायर के बराबर नहीं है। देखो ये क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, a, b बिलोंग्स टू r है। मैंने क्या लिया, a 4 लिया और b 2 लिया, तो a, b पे ये और ऑपरेशन लगाऊं, रिलेशन लगाऊं, तो a का मान 4 और b का मान कितना है 2, तो a 4 बराबर 2 की स्क्वायर है, मतलब a, b बिलोंग्स टू r है। परंतु मैंने क्या देखा, b, a इसका उल्टा, जस्ट उल्टा, b, a 2, 4 बिलोंग्स टू r नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का जो स्क्वायर है, फर्स्ट एलिमेंट जो है दूसरे के स्क्वायर के बराबर नहीं है। इसलिए ये कथन a, b बिलोंग्स टू r का तात्पर्य b, a बिलोंग्स टू r असत्य है। सभी लिखेंगे r, सभी a, b बिलोंग्स टू n के लिए असत्य है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि a, b बिलोंग्स टू r है, b, c बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब क्या है कि a, c भी बिलोंग्स टू r है। तो मैं मानता हूं, माना a बराबर 16, b बराबर 4 व d बराबर a बराबर b 4 और c बराबर मैंने मान लिया 2 बिलोंग्स टू n। ठीक है, देखो बोले सर क्यों माना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर, आप और कोई एलिमेंट लेना चाहो तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 लो, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 116 का स्क्वायर 256। ठीक है, ये अपन ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हो ना। बोले सर क्यों, क्योंकि a जो है b के स्क्वायर के बराबर है और b जो है c के स्क्वायर के बराबर है। देखो वही बात लिख रहा हूँ, चूंकि 16, 4 बिलोंग्स टू है r। बोले सर क्यों है, क्योंकि 16 बराबर है 4 की स्क्वायर व 4, 2 बिलोंग्स टू है r। क्यों, क्योंकि 4 जो है 2 की स्क्वायर के बराबर है। a, b बिलोंग्स टू r हो गया, b, c बिलोंग्स टू r हो गया। मतलब सेकंड a, b और b, c मतलब पहले का सेकंड एलिमेंट, दूसरे का फर्स्ट एलिमेंट दोनों बराबर होने चाहिए। पहले का सेकंड, दूसरे का फर्स्ट बराबर है, ये दोनों बिलोंग्स टू r है। परंतु क्या 16, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। बोले सर क्यों, क्योंकि 16 बराबर नहीं है 2 की स्क्वायर के। इसलिए कथन a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r का तात्पर्य a, c बिलोंग्स टू r सभी a, b, c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए असत्य है। ये अपन ने क्या दे दिया, एग्जाम्पल। असत्य होने के अपन ने क्या दे दिया, एग्जाम्पल। इसका रीजन ये रहा, इसका ये रहा रीजन कि a और b मैंने 2 और 4 लिए और इसका ये रीजन। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मान लीजिए सेट ए दे दिया, सेट बी दे दिया और f कोई रिलेशन या फंक्शन जो भी है दे रखा है ना, f कोई रिलेशन दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा है कि क्या निम्न कथन सत्य है कि f a से b में एक संबंध है, f a से b में एक फलन है। अभी अपन इसको संबंध नहीं बोलेंगे, अभी इसको मान के चलते हैं कि ये फलन है। अपन चेक करना है, अभी जो रिलेशन जो दे रखा है
ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट दे रखा है मुझे चेक करना रिलेशन है या फंक्शन है ना। तो पहले जो चीज़ें दे रखी है वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि a इक्वल्स टू क्या है 1 2 3 4, b इक्वल्स टू 1 5 9 11 15 और 16, और f जो दे रखा है वो क्या है 1 5 का ऑर्डर पेयर, 2 9 का ऑर्डर्ड पेयर, 3 1 का ऑर्डर्ड पेयर, 4 5 का ऑर्डर्ड पेयर और 2 11 का ऑर्डर्ड पेयर है ना। फर्स्ट पार्ट में ए से बी में एक संबंध है, एफ जो है ए से बी में एक रिलेशन है, इसकी जांच करनी है मुझे ना। रिलेशन होने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में दे रखा है मेरे को, इसके रिलेशन होने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जांच करनी है कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से होना चाहिए। तो देखो 1 5 से है, ठीक है, 2 ए से है, ठीक है, 1 1 से है, ए से है, 2 भी ए से है, 3 भी ए से, 4 भी ए से और 2 भी ए से, मतलब फर्स्ट एलिमेंट तो ए से है। सेकंड एलिमेंट देखो 5 बी से, 9 बी से, 1 बी से, 5 बी से और 11 बी से, तो बस दोनों सेकंड एलिमेंट बी से, क्योंकि एफ के अंतर्गत सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समुच्चय ए से हैं तथा द्वितीय घटक समुच्चय बी से हैं। जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट तो सेट ए से हैं और सेकंड एलिमेंट सेट बी से हैं, इसलिए एफ ए से बी में एक संबंध है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे वो कि एफ ए से बी में एक फलन है क्या, फंक्शन है क्या। फंक्शन की जांच करने के लिए चूंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में अपन को फंक्शन की जांच अगर करनी हो तो मुझे यूं चेक करना होता है कि सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए और सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और किन्हीं 2 ऑर्डर्ड पेयर के सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं पहले क्या चीज चेक करूंगा कि सेट ए, वो पूछ रहा आपसे कि सेट एफ जो है ए से बी में फंक्शन है, तो ए से बी में होने का मतलब क्या है, ए से बी में होने का मतलब क्या है कि ए के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। तो इस फंक्शन में मैं देखूं 1 की इमेज भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल होगी कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज है। सेकंड कंडीशन क्या है कि किन्हीं 2 ऑर्डर्ड पेयर के सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम है क्या, तो आपने इन दोनों को देखा, इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को देखा, फर्स्ट एलिमेंट सेम है, मतलब 2 पे 9 भी इमेज दे रहा है, 2 पे 11 भी इमेज दे रहा है ना, ये बात हो रही है, 2 पे 9 भी और 2 पे 11 भी, तो ये फंक्शन नहीं है। तो वो कारण क्या है, क्योंकि यहाँ 2 क्रमित युग्मों कौन कौन से 2,9 व 2,11 के प्रथम एलिमेंट मतलब अवयव समान है, इसलिए एफ फलन नहीं है। ठीक है, एफ जो रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मान लीजिए एफ, और एफ की डेफिनेशन ये दे रखी है कि ए को भी एफ में ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसमें पहला एलिमेंट तो ए और बी का मल्टीप्लाई और दूसरा एलिमेंट क्या है, ए और बी का जोड़ है, जहां ए और बी जेड में से है, जेड मतलब पूर्णांकों में से है, द्वारा परिभाषित जेड गुणा जेड का एक उपसमुच्चय है। जेड गुणा जेड मतलब जेड और जेड का कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सेट होगा। जेड में भी अनंत एलिमेंट है, इस ये भी जेड है, ये भी जेड है, ये भी सबसे पेयर बनाएगा, और जेड गुणा ये जेड में भी अनंत एलिमेंट है, इस जेड में भी अनंत एलिमेंट है, ये जेड अनंत एलिमेंट से पेयर बनाएगा, ये जेड भी अनंत एलिमेंट से पेयर बनाएगा। तो मतलब जेड गुणा जेड का जो सेट होगा उसमें अनंत उपसमुच्चय ऑर्डर्ड पेयर होंगे। उन ऑर्डर्ड पेयर में से एक जो रिलेशन निकाल के वो यहाँ रख दिया कि पहला
ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिनमें पहला एलिमेंट ए और बी का गुण है और दूसरा एलिमेंट ए और बी का जोड़ है ना, परिभाषित है। क्या एफ जेड से जेड में फलन है? अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए। आपसे पूछ रहे हैं कि ये वाला जो फंक्शन है क्या, जहां ए और बी किस में से लेने हैं, जेड में से ना। जो चीजें दे रखी है वो लिखते हैं, क्योंकि एफ इक्वल्स टू ए कोमा सॉरी ए बी कोमा ए प्लस बी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो पहला जो एलिमेंट है वो 2 का गुणा और दूसरा क्या है, दोनों का जोड़ है ना। बोले सर कैसे सोचे? देखो पहले मैं इसको करके दिखा रहा हूँ ना, मैं मान लेता हूँ, माना ए इक्वल्स टू ले लिया मैंने 1 व बी इक्वल्स टू ले लिया मैंने 8 बिलोंग्स टू जेड है ना। इसलिए अब इनको एफ में रखूँ तो एफ क्या आएगा, एफ इक्वल्स टू क्या होगा, तो एलिमेंट क्या होगा यहाँ 1 गुणा 8 कोमा 1 प्लस 8, तो एफ क्या आएगा 8 कोमा 9 है ना। ये लिखेंगे कि बिलोंग्स टू एफ है ना। वह अब इसका दूसरा उदाहरण लूँ, ए बराबर लूँ 2 व बी बराबर लूँ 4, इसलिए 2 गुणा 4, ये ए और बी के मान इस डेफिनेशन में रख रहा हूँ, 2 प्लस 4 बिलोंग्स टू एफ होंगे क्योंकि ये दोनों भी क्या हैं, जेड से लिए मैंने, ये 2 एलिमेंट ए और बी मैंने जेड से लिए और इन दोनों को मैंने इस फंक्शन की डेफिनेशन में रखा, तो जो ऑर्डर्ड पेयर जो आएगा वो इस फंक्शन में होगा भी होगा। 1 की जगह 1 रखा, बी की जगह 8 रखा और 1 प्लस बी 1 प्लस 8, तो 8 9 इस फंक्शन का एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। फिर दूसरा एग्जांपल मैंने क्या लिया कि ए बराबर 2 लिया, बी बराबर 4 लिया, दोनों पूर्णांकों में से लिए, तो ये दोनों पूर्णांक जो मैंने इस फंक्शन की डेफिनेशन में लिखी, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो भी एफ में होगा, मतलब 8 6 बिलोंग्स टू एफ। यहां आपने देखा, क्या देखा, यहां 2 क्रमित युग्मों कौन कौन से, 8 9 व 8 6 बिलोंग्स टू एफ के प्रथम घटक समान है, मतलब 8 पे 2 इमेज दे रहा है, एक तो 9 दे रहा है और एक 6, इसलिए एफ फलन नहीं है। बोलो सर आपने कैसे देखा ना, ये ए का मान है ना, तो आपने देखा कि पहला जो एलिमेंट इस फंक्शन के अंतर्गत जो ऑर्डर पे रहेगा उसका जो पहला एलिमेंट है वो 2 संख्याओं का गुणा है, 2 पूर्णांकों का गुणा है। तो मैंने देखा 8 जो है, इन दोनों का गुणा मैंने देखा 8 है, तो 8 के गुणा क्या क्या हो सकते हैं, 1 गुणा 8 भी हो सकते हैं और 2 गुणा 4 भी, आप और कोई से भी ले सकते हो ना, जैसे 25 ले लो, 16 ले लो और कुछ ले लो, जैसे 36 ले लिया ना, 36 गुणा मानो आप, इसकी जगह आपने क्या बना गुणा 36, तो इसके 2 ऑर्डर पेयर कौन से हो सकते हैं, देखो 1 गुणा 36 भी हो सकते हैं, ए और बी के मान आगे, 2 गुणा 18 ए और बी के मान आगे, 3 गुणा 12 ए और बी के मान आगे, 4 गुणा 9 ए और बी के मान आगे है ना, और 6 गुणा 6 ये भी और बी के मान। तो आप कितने उदाहरण आपके पास, देखो कितने एग्जाम्पल है, एक अकेला आपके दिमाग में, या गुणा की जगह आपने क्या माना 36 माना, तो देखो ए कोमा बी 36, ये भी 36, ये भी 36, ये भी 36, इसमें पहला एलिमेंट ए बी तो आया 36, ए बी तो आया 36, ए बी तो आया 36, ए बी 36, ए बी 36, ए प्लस बी करोगे तो कितना आएगा 37, ए प्लस बी का मान इसमें कितना आएगा 18 2 20, इसमें ए प्लस बी का मान कितना आएगा 15, ए प्लस बी का मान कितना आएगा 13, इसमें ए प्लस बी का मान कितना आएगा 12। तो देखो पहले एलिमेंट तो सेम है दोनों सबके, इन ऑर्डर्ड पेयर जितने भी आएंगे उनमें पहले एलिमेंट तो सेम, सेकंड एलिमेंट देखो सबके अलग अलग, इतने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सिर्फ 36 को लेके। इस तरह से बहुत आप मान सकते हो, 25 जो भी आपके दिमाग में है, 20 मान लो, या भी की जगह आप सोचो कि यहाँ 20 मान लो, तो 20 किस किस का गुणा हो सकता है, 1 गुणा 20, 2 गुणा 10, 4 गुणा 5 है ना। इस तरह से अपन बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो मैंने तो जस्ट क्या लिया 8 का एग्जाम्पल लिया। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मान लीजिए ए को सेट दे दिया 9 10 11 12 5 एलिमेंट है तथा एफ ए से एन में, एफ जो है ए से एन में एफ एन बराबर एन का महत्तम अभाज्य गुणन द्वारा परिभाषित है, तो क्या करना है, एफ का परिसर ज्ञात कीजिए है ना। आंसर में
माना नहीं, जो चीज़ें दे रखी है वो लिखो, क्योंकि a इक्वल्स टू 9, 10, 11, 12, 13 है ना। वह f जो है a से n में परिभाषित है, एक कोई रिलेशन है, अभी इसको रिलेशन मानेंगे है ना। वह fn बराबर क्या है, n का महत्तम अभाज्य गुणक है, ठीक है। अभाज्य गुणक होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने 12 लिया, मैंने पूछा 12 का महत्तम अभाज्य गुणनखंड, तो आप क्या करोगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 का भाग दोगे, 6 बार 2 का भाग दोगे, 3 बार दोगे, तो 12 के अभाज्य गुणक कौन से हैं, 2 है, ये तो 2 ही हैं, और क्या है 3 है। इनमें महत्तम मतलब बड़े वाला कौन सा है, 3, तो 12 का महत्तम अभाज्य गुणक कौन है, 3 है। और ले लो एग्जाम्पल 15 ले लो, 15 का महत्तम अभाज्य गुणक कौन है, तो आप इसके टुकड़े करोगे, 15 के 3, 5 बार और 5 एक बार। अब 15 के अभाज्य गुणक कौन से हैं, 3 भी है और 5 भी है। 15 के अभाज्य गुणक कौन से हैं, 3 भी है, 5 भी है। इनमें महत्तम कौन सा है, महत्तम मतलब बड़े वाला कौन सा है, तो 5 है। इस तरह से ये है ना। अब मैं f बनाऊं, है ना, f है, ठीक है। तो f का परिसर ज्ञात करना मुझे, परिसर मतलब रेंज ज्ञात करनी है, सेकंड एलिमेंट का जो सेट है वही रेंज होगी ना। तो पहले मैं बनाता हूं, इसलिए f इक्वल्स टू ना f बनाऊं, उसमें पहला एलिमेंट कहां से लेना, 9 a से लेना, तो पहला एलिमेंट क्या लूंगा, 9 है ना। तो इसका 9 का, अब जो दूसरा एलिमेंट आएगा fn जो आएगा वो क्या होगा, 9 का महत्तम अभाज्य गुणक। तो आप यूं देखोगे 3, तो 3 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, गुणक कौन से हैं, 3 3 है, तो इनमें महत्तम कौन है, 3 ही है, ठीक है। 9 ले लिया, फिर लेंगे अपन 10, पहला एलिमेंट किससे, a से, पहला एलिमेंट किससे लेना, a से, और a से पहला एलिमेंट मैंने क्या लिया, 9 लिया, तो 9 का अभाज्य गुणक क्या है, महत्तम 3 है। फिर लिया 10, दूसरा एलिमेंट a से लिया 10 का महत्तम, अभी 10 का तो निकाला नहीं क्या, 10 का देख लो यूँ रफ कॉपी में निकाल के, 5 बार, 2 का भाग 5 बार और 5 का 1 बार। तो 10 के अभाज्य गुणक कौन से हैं, 2 और 5 है, इनमें महत्तम कौन है, 5 है। तो जब 10 लूँगा तो 5 आएगा। फिर 11 लेंगे तो क्या आएगा, 11 ही आएगा। देखो 11 में महत्तम अभाज्य गुणक 11 होगा इसका। फिर 12 के टुकड़े, देखो 12 में महत्तम कौन है, 3। फिर 13, तो 13 में अभाज्य संख्या किसका महत्तम कहा जाएगा, 13 का ही भाग जाएगा। समझ में तो आ गया नहीं है, ये जो रिलेशन मैंने बनाया समझ में तो आ गया क्या आपके, कि पहला एलिमेंट लेना मुझे a से। देखो क्यों लेना है, क्योंकि उसने दी है डेफिनेशन की f जो है a से n में है, f a से n में डिफाइन है, ठीक है। और डेफिनेशन क्या दी कि fn बराबर n का महत्तम अभाज्य गुणक। तो n मैं कहां से लूंगा, a से, पहला एलिमेंट कहां से लूंगा, a से, तो उनके अभाज्य गुणक मैंने देखे यह है ना। अब आप पहले मैं आपसे पूछूं कि ये फंक्शन है क्या, फलन है क्या, तो आप देखो जितने भी पहली कंडीशन के सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, सबकी इमेज होनी चाहिए। 9 की भी इमेज है, 10 की भी है, 11 की भी है, 12 की भी, 13 की भी, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि किन्हीं भी 2 ऑर्डर्ड पेयर के सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो देखो किसी के भी फर्स्ट एलिमेंट, कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये फंक्शन है। अब इसकी मुझे क्या ज्ञात करनी है, परिसर, इसलिए रेंज ज्ञात करनी है ना, इसलिए रेंज ऑफ f इक्वल्स टू, रेंज क्या होती है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें सेकंड एलिमेंट का जो सेट है वही क्या है, रेंज है। तो 3 है, 5 है, 11 है, 3 पहले आई गया और 13, ये इसकी क्या है, रेंज। चेक करते हैं इसका आंसर। तीन 5 11 13, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर की कंप्लीट हुई, इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपन चैप्टर नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।